दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 50 एसएमई कंपनियों के बारे में जिन्होंने लगातार स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट रिजल्ट दिए हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, एसएमई में जो एसएमई कंपनियां होती हैं यहाँ पर अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है तो ये भी आप जानिए कि यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी बड़ा होता है। और ये कोई लॉटरी नहीं है कि यहाँ पर अगर आप पैसा लगाते हैं तो कल के दिन आप बहुत बड़ा वेल्थ बना लेंगे। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने वेल्थ बनाया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एसएमई मार्केट में वेल्थ गंवाए भी हैं। तो दोस्तों बिना सोचे बिना समझे इन्वेस्ट ना करें और हर कंपनी को खुद से एनालाइज ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहली कंपनी को देखेंगे रेमुस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी 2015 में शुरू हुई है और इसका मेन काम है फार्मा प्रोडक्ट्स का ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट करना। यानी कि दोस्तों ये एक एपीआई और फिनिश्ड मेडिसिन को ग्लोबल मार्केट में सप्लाई करती है, साथ ही टेक्निकल कंसल्टेंसी भी ये कंपनी देती है और ये सेक्टर काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। और जो एसएमई कंपनियां होती है इनका रिजल्ट प्रत्येक छमाही में आता है। अगर हम इनका सेल्स देखेंगे तो सेल्स में हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। जो 29 करोड़ का सेल्स सितंबर 2023 में हुआ करता था वो सितंबर 2025 में वो बढ़कर 400 करोड़ हो गया। यानी कि सेल्स में काफ़ी ज़बरदस्त हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रो किया है। तो हम इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हैं। मार्केट कैप छोटा है और एसएमई कंपनियों का मार्केट कैप मोस्टली छोटा ही होता है, ये भी चीज़ आप समझिए। इंडस्ट्री का पी अगर हम देखेंगे तो 29 के आसपास का है, वहीं पर इस कंपनी का पी देखेंगे तो 23 के आसपास का है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज देखें, पी वाइज देखें तो ये कंपनी इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से नीचे पर आज के दौर में ट्रेड कर रही है। रिजर्व की बात करेंगे तो 295 करोड़ का रिजर्व है और उसके बाद कर्जा देखेंगे तो 16 करोड़ का कर्जा, यानी कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, कर्जा काफ़ी मैनेजेबल है। वहीं पर प्रमोटर के पास काफ़ी मजबूत हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है। एफआईज के पास 5% का शेयर है और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एफआईज का इसमें जो हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम ये नहीं कहते कि दोस्तों अगर आप लोग एफआईज का हिस्सेदारी अगर देखते हो किसी भी कंपनी में बढ़ रहा है तो आप भी उसमें जाकर निवेश कर दो, नहीं। अगर एफआईज किसी भी छोटी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपको उन कंपनियों पर एटलीस्ट आपको रिसर्च जरूर करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों जो एफआईज डीआईज होते हैं ये किसी भी कंपनी में यूं ही पोजीशन नहीं बनाते हैं और खास करके छोटी कंपनी में अगर अपना पोजीशन लगातार वो इंक्रीज करते हुए नजर आए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वैसी कंपनियों पर रिसर्च जरूर करें। डीआईज के पास देखेंगे तो डीआईज के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 23% का हिस्सेदारी है। यानी कि दोस्तों इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। तो दोस्तों दूसरी कंपनी को हम देखेंगे C2C एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। तो ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है और एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं उसी को ये बनाती है। यानी कि दोस्तों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए हाईटेक जो डिफेंस सॉल्यूशंस होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है और इसी में ये इनका बिजनेस है। और ये जो सेक्टर है आने वाले वर्षों में काफ़ी बड़ा बनने का दमखम रखता है। बिकॉज दोस्तों डिफेंस में इंडिया आज के दौर में बहुत पीछे है। वर्ल्ड में जिस तरीके से हर एक कंट्री में अगर हम देखेंगे कुछ ना कुछ चलता हुआ दिख रहा है, चारों तरफ प्रेशर देखने को ग्लोबली मिल रहा है, तो इंडिया के जो नेबर्स है जैसे पाकिस्तान, चीन, तो ये भी कुछ ना कुछ करते हुए ही नजर आते हैं। तो हमें खुद से डिफेंस पर फोकस रखना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी डिफेंस पर काफी फोकस रख रही है। तो जो डिफेंस सेक्टर है ये आने वाले वर्षों में काफी बड़ा बनने का दमखम रखता है। बिकॉज हमारे जो अधिकतर जो मतलब डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो हम बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं, लेकिन इंडिया आज के दौर में आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो डिफेंस पर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है और डिफेंस ये आने वाले वर्षों में मेगा थीम बन सकता है, ये भी चीज़ आप समझिए। मार्केट कैप छोटा है और इसका पिग रेशियो देखेंगे तो पिग रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक काफ़ी अंडर वैल्यूएशन इसका मतलब जो इसका वैल्यूएशन है काफ़ी अंडर वैल्यूड हो सकता है, ये भी चीज़ समझिए। बिकॉज किसी भी कंपनी का अगर पिग रेशियो 1 निकल कर आता है तो वो फेयर वैल्यूड माना जाता है। एक से
कम किसी कंपनी का पिग रेशियो हो तो वो अंडर वैल्यूड माना जाता है, और किसी कंपनी का एक से ज्यादा हो, 2 का हो, 3 का अगर पिग रेशियो निकल कर आए तो वो ओवर वैल्यूड माना जाता है, कि बिकॉज ये ग्रोथ के हिसाब से देखा जाता है। वहीं पर इसका पी देखेंगे तो 18 का है, यानी कि जो इसका पी है ये इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफी कम है, और छोटी कंपनी के लिए एक अच्छी बात जरूर बन जाती है कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम हो। बाकी इसमें एफआईज, डीआईज, पब्लिक सबके पास हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है जो एफआईज और डीआईज है इनके पास पहले काफी बड़ी हिस्सेदारी हुआ करती थी, ये अपना हिस्सा कम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये थोड़ा रिस्क का फैक्टर जरूर बनता है। और दोस्तों तीसरी कंपनी को हम देखेंगे एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाती है, जो हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का आज के दौर में बेस होता है। और जिस तरीके से ये ईएमएस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसको देखकर हम इस कंपनी पर रिसर्च जरूर कर सकते हैं। अगर हम इसका सेल्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो दोनों जगह पर हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से इसका पी ज्यादा है, तो ये थोड़ा ये थोड़ा रिस्क का फैक्टर बनता है कि वैल्यूएशन काफी प्रीमियम है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। वहीं पर कोई शेयर प्लेज नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। और एक अगर हम इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने जाएं जो हमें इस कंपनी पर बताता है कि रिसर्च करना चाहिए, वो ये है कि एक तो इसका सेक्टर अच्छा है, दूसरा दोस्तों जो ये कंपनी है लगातार अपना रिजल्ट अच्छा दिखा रही है, और तीसरा अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी छोटी कंपनियों में बनता है वो ये होता है कि उसके पास कर्जा कितना है। तो कर्जा इस कंपनी के पास 0 करोड़ है, और रिजर्व इस कंपनी के पास 179 करोड़ है, यानी कि दोस्तों कंपनी पूरी तरीके से डेब्ट फ्री कंपनी है, और हम इस कंपनी पर नजर जरूर रख सकते हैं। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास काफी बड़ी हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है, बाकी एफआईज डीआईज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है, और 25% का पोजीशन पब्लिक के पास भी है। चौथी कंपनी को हम देखेंगे जेडी केबल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी अलग अलग तरह के केबल्स बनाती है जो पावर ट्रांसमिशन और इंडस्ट्रियल यूज में आते हैं, और इसी में इनका जो मोस्टली केबल है वो यूज भी होता है। अगर हम इनका सेल्स देखेंगे, सितंबर 2024 में 107 करोड़ का सेल्स था, और सितंबर 2025 में 121 करोड़ का सेल्स हो गया, यानी कि इनका जो रेवेन्यू है ये लगातार ग्रो किया है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन बहुत रैपिड ग्रोथ देखने को मिले तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों बिजनेस इंटरेस्टिंग है तो हम इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हैं। पिग रेशियो के हिसाब से काफी अच्छा खासा इसका भी वैल्यूएशन हो सकता है, बिकॉज 0.07 का इस कंपनी का पिग रेशियो निकल कर आ रहा है, और इंडस्ट्री का पी देखेंगे, इस स्टॉक का पी देखेंगे तो लगभग एक ही जगह पर हमें देखने को मिलेगा। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, ये एक अच्छी बात है, और प्रमोटर के पास काफी मजबूत हिस्सेदारी है, जिससे हमें इस कंपनी में कॉन्फिडेंस आता है। पांचवी कंपनी को अगर हम देखेंगे प्रिजोर विस्टेक लिमिटेड, तो ये कंपनी सिक्योरिटी और जो सर्विलांस होते हैं इसी में सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, जैसे सीसीटीवी कैमरास और मॉनिटरिंग जो सिस्टम्स होते हैं उसमें इनका बिजनेस है। और जो ये सीसीटीवी वाला सेक्टर है ये आने वाले वर्षों में काफी बड़ा बन सकता है, बिकॉज इंडिया आज के दौर में सीसीटीवी वाले सेक्टर में बहुत पीछे है, और जिस तरीके से इंडिया में आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट भी सीसीटीवी हर जगह पर लगाना चाहती है उसको देखते हुए इस छोटी कंपनी पर हम नजर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये कंपनी हाई रिस्की भी हो सकती है, लेकिन वेल्थ बना भी सकती है, तो रिस्क और रिवार्ड को आप समझिए। लेकिन दोस्तों रिस्क तो छोटी कंपनियों में रहता ही है, ये चीज आप जानिए। सेल्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हमें ग्रोथ देखने को मिलता है, और इंडस्ट्री का पी 28 का है और इस कंपनी का पी 38 का है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज देखें, इंडस्ट्री के पी से देखें तो इसका वैल्यूएशन ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है पिग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, लेकिन बहुत ज्यादा कर्जा कम है तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कंपनी में भी प्रमोटर के पास 67% का पोजीशन देखने को मिलता है, और किसी भी कंपनी में अगर 50% से ज्यादा का पोजीशन प्रमोटर के पास हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर बन जाता है। और छठी कंपनी को हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर लिमिटेड। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो सोलर पैनल्स होते हैं उसी में ये कंपनी काम करती है, और जो सोलर वाला बिजनेस है, जो
ये सेक्टर में काम करने वाली अधिकतर कंपनियां हैं वहां पर काफी ज्यादा टेलविंड दिख रहा है, बिकॉज पूरे सेक्टर में ही अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ नजर आता है और आने वाले वर्षों में ये सेक्टर बड़ा बनने का दमखम रखता है। और हम इनका सेल्स देखेंगे तो सेल्स में हमें लगातार ग्रोथ नजर आएगा। नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का काफी तेजी से ग्रो किया है, तो ये एक अच्छी बात बनती है। लेकिन दोस्तों जो ये बिजनेस है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये भी चीज़ आप समझिए कि छोटी कंपनियों में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज जो बड़ी कंपनियां होती हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो अपने प्रॉब्लम को वो मैनेज कर सकती है, लेकिन छोटी कंपनियों को अगर शुरुआती दौर में कंपटीशन का सामना करना पड़े तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो ये सेक्टर है, ये सेक्टर जिस रफ्तार से ग्रो कर रहा है तो जो छोटी कंपनियां हैं वहाँ पर भी अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। पिग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी भी अंडर वैल्यूड हो सकती है और इसका अगर हम पी देखेंगे तो 13 के आसपास का है और इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 32 के आसपास का है, ये भी चीज आप ध्यान दीजिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफी कम नजर आएगा, ये भी अच्छी बात कंपनी के लिए बनती है। बाकी इसमें देखेंगे तो मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही हमें देखने को मिलता है। 7वीं कंपनी को हम देखेंगे जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड। तो ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स बनाती है, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूटर और 3 व्हीलर्स होते हैं यानी ईवी सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है और आने वाले समय में ये भी कंपनी बड़ा बन सकती है। लेकिन छोटी कंपनी ये भी है तो रिस्क यहाँ पर भी है। नेट प्रॉफिट देखेंगे, सेल्स देखेंगे, हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। मार्केट कैप छोटा है, पिग रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड कंपनी हो सकती है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो ये थोड़ा चौंकाता है, बिकॉज इनके पास 27 करोड़ का रिजर्व है, 27 करोड़ का कर्जा है और 22 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि कर्जा ज्यादा है और रिजर्व कम है। जब ऐसी किसी कंपनी में हमें मतलब ऐसी जिसमें रिजर्व कम हो कर्जा ज्यादा हो तो वहां पर जो रिस्क रहता है वो काफी बढ़ जाता है, ये भी चीज आप समझिए। अच्छी बात यह है कि प्रमोटर के पास काफी बड़ा हिस्सेदारी है। अगर हम एफआईज और डीआईज के पास देखेंगे तो बड़ी हिस्सेदारी हमें एफआईज और डीआईज के पास देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, जब किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो एफआईज और डीआईज भी उसमें आईपीओ लगाते हैं और ये भी प्रॉफिट बुक करते हैं। तो देखना काफ़ी दिलचस्प बन जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि जो नेक्स्ट क्वार्टर में जब ये अपना अपलोड करेगी, अपडेट करेगी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्या एफआईज और डीआईज अपना शेयर बेचे हैं या अपने शेयर को बढ़ाए हैं। अगर एफआईज और डीआईज इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाते हैं तो हमें इस कंपनी पर और भी डीपली रिसर्च करना चाहिए। ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। पब्लिक के पास 12-13% का पोजीशन है, यानी कि जो वीक हैंड है आज के दौर में उनके पास काफ़ी कम पोजीशन है, ये भी चीज़ आप जानिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। और 8वीं कंपनी को हम देखेंगे सेलेकॉर गैजेट्स लिमिटेड। तो ये कंपनी खुद प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करती है, बल्कि जो दोस्तों जो दूसरे मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे ये मैन्युफैक्चर करवाती है, यानी कि उनसे मैन्युफैक्चर करवाती है, देन उस पर अपना लेबल लगाती है और अपने नाम से ये कंपनी बिजनेस करती है। और इनका बिजनेस इसमें ही नहीं, अगर हम देखेंगे जो ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, यहाँ पर भी ये कंपनी बिजनेस करती है और ये ईएमएस सेक्टर में काम करती है। जो एसीज हो गए, फैंस हो गए और जो ब्लूटूथ हो गए, मोबाइल्स हो गए, गैजेट्स हो गए, इसी सारे सेक्टर में दोस्तों ये सारे सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है। और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जो, और जिस तरीके से ये कंपनी अपना सेल्स बढ़ा रही है उसको देखकर हम इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं, हम इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज इस सेक्टर में काफ़ी ह्यूज ग्रोथ नज़र आ रहा है। और बड़ी कंपनियां तो ग्रोथ दिखा ही रही है, लेकिन छोटी कंपनियां भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाती हुई नज़र आ रही है। मार्केट कैप कंपनी का छोटा है, पिग रेशियो के हिसाब से इस कंपनी का भी वैल्यूएशन मतलब अंडर वैल्यूड हो सकता है और इंडस्ट्री का पी 44 का है और इस कंपनी का पी देखेंगे तो 19 का है। तो ये भी चीज़ एक इम्पोर्टेंट मतलब ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है। लेकिन ध्यान दीजिए जो दूसरी कंपनियां हैं उनका मोड काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इस कंपनी का मोड अभी तक उतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए शायद इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो निचले स्तर पर है।
रिजर्व के मुकाबले में कर्जा तो कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है ऐसा भी नहीं है। बाकी इस कंपनी में एफआईज डीआईज के पास तो नहीं, लेकिन एफआईज के पास जिस तरीके से पोजीशन बढ़ा है उसको देखकर हम इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो प्रमोटर हैं वो लगातार बिकवाली करते हुए नजर आए हैं, तो ये इसमें एक रिस्क भी है, तो रिस्क को भी आप ज़रूर समझिए। 9वीं कंपनी को हम देखेंगे फ्लाई एसबीएस एविएशन लिमिटेड। तो ये कंपनी प्राइवेट जेट चार्टर सर्विस देती है, यानी कि दोस्तों जो रिच या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए ये प्राइवेट फ्लाइट्स अरेंज करती है। खुद एयरलाइन जैसा रेगुलर जो बिजनेस होता है उसको नहीं करती है, बल्कि जो ऑन डिमांड लग्जरियस ट्रेवल सर्विसेज होते हैं उसको ये कंपनी देती है और उसी में इनका बिजनेस है। सेल्स ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, और जिस तरीके से इंडिया प्रीमियमाइजेशन पर आगे बढ़ा है, जिस तरीके से जिसके पास वेल्थ है वो बढ़ता जा रहा है, उसको देखकर हम इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हैं। छोटी कंपनी है और इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से इसका जो वैल्यूएशन है वो कम है, ये एक अच्छी बात बन जाती है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, तो ये भी एक अच्छी बात बनती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर का जो पोजीशन है वो काफ़ी कम है। जिस तरीके से पब्लिक का पोजीशन 64% या उससे ज़्यादा का है, उसको देखकर हमें यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। और 10वीं कंपनी को देखेंगे वी मार्क इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये कंपनी केबल्स और वायर मैन्युफैक्चरर में काम करती है। और सिंपल शब्दों में दोस्तों अगर हम इस कंपनी को जानना चाहेंगे तो जो बिजली और कम्युनिकेशन के लिए जो तार लगते हैं, जो केबल होते हैं, उसको ये कंपनी बनाती है। पावर केबल्स हो गए जो बिजली सप्लाई के लिए यूज़ होता है, HT-LT केबल हो गए जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, कम्युनिकेशंस केबल हो गए जो CCTV लैन टेलीकॉम के लिए यूज़ होता है, साथ ही दोस्तों हाउस होल्ड वायर्स जो होते हैं उसमें भी इनका बिजनेस है। नेट प्रॉफिट इनका अगर हम देखेंगे तो लगातार ग्रो किया है। और अगर हम सेल्स देखेंगे यानी कि रेवेन्यू देखेंगे, सितंबर मार्च 2021 में जो इनका रेवेन्यू 110 करोड़ का था और सितंबर 2025 में बढ़कर 692 करोड़ का है, यानी कि जो इनका टॉप लाइन है वो लगातार ग्रो हुआ है। जो बॉटम लाइन है नेट प्रॉफिट है ये भी लगातार ग्रो हुआ है। तो हम इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं। और जिस तरीके से जो वायर एंड केबल का सेक्टर ग्रो करता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से इस सेक्टर में ग्रोथ नजर आ रही है, जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, उसको देखकर हम इस कंपनी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम इस कंपनी पर रिसर्च तो हमें इस कंपनी पर करना ही चाहिए। और लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कंपनी का जो शेयर है 43% का शेयर प्लेज है। और ये सबसे ज़्यादा रिस्क वाला फैक्टर इस कंपनी में कुछ है तो वो यही है कि जो प्लेज की संख्या है ये काफ़ी ज़्यादा है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा भी इस कंपनी में ज़्यादा है, तो ये भी एक रिस्क का फैक्टर बनता है। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी सेल्स दिखाती हुई नज़र आए और नेट प्रॉफिट अगर लगातार जनरेट करती हुई नज़र आए तो जो रिजर्व होता है वो फ्यूचर में बढ़ भी सकता है, जो कर्जा है वो घट भी सकता है। लेकिन जिसका शेयर 43% का प्लेज हो, जिसके पास कर्जा ज़्यादा हो, तो उनका अगर फ्यूचर में सेल्स में जो अगर सेल्स के ग्रोथ में कमी आती है, नेट प्रॉफिट में कमी आती है, तो ऐसी कंपनियां टूटती भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी चीज़ आप समझिए। तो यानी कि दोस्तों इस कंपनी में रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो रिस्क भी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा है, ये भी चीज़ आप जानिए। अगर हम 11वीं कंपनी को देखेंगे अल्पेक्स सोलर्स लिमिटेड, तो ये कंपनी सोलर पैनल्स यानी PV मॉड्यूल बनाती है और पूरा सोलर सोल्यूशंस देती है, यानी कि दोस्तों पैनल से लेकर इंस्टॉलेशन तक इनका बिजनेस है। इसी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। सेल्स का ग्रोथ, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ, दोनों जगह पर हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। इंडस्ट्री से इसका जो स्टॉक का पी है इंडस्ट्री पी से कम पर है, ये एक अच्छी बात है। प्लेज देखेंगे तो इस कंपनी का भी जो शेयर है 6.5% के आसपास का शेयर प्लेज है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, तो ये एक अच्छी बात है। 65% का पोजीशन प्रमोटर के पास है, यानी कि जो प्रमोटर है उनके पास काफ़ी मजबूत होल्डिंग है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये सोलर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं इनको काफ़ी कैश की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करती हैं, अपने शेयर को प्लेज करते हैं। बिकॉज छोटी कंपनियों को, अगर जो छोटी कंपनियां रहेंगी इनको लोन लेना रहेगा तो ये इनको लोन आसानी से नहीं मिलता है। तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको फिर अपना जो शेयर रहता है उसको प्लेज करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप जानिए। लेकिन जैसा मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि ऐसी कंपनी अगर फ्यूचर में अपने सेल्स में, अगर इनके सेल्स में ज़रा सा रुकावट आता है तो ऐसी कंपनी में गिरावट बहुत भयंकर
हो सकती है, ये भी चीज़ आप समझिए। और 12वीं कंपनी को देखेंगे, कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों ये कंपनी डिफेंस इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स बनाती है और इसी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। अगर हम इनका सेल्स देखेंगे तो सेल्स में ग्रोथ हमें नज़र आएगा, नेट प्रॉफिट में भी हमें लगातार कंसिस्टेंसी बनी हुई नज़र आती है। मार्केट कैप छोटा है और इस इंडस्ट्री का पी तो 57 का है, लेकिन इस कंपनी का पी देखेंगे तो 42 के आसपास का है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो इस कंपनी का वैल्यूएशन इंडस्ट्री पी से निचले स्तर पर आया है। और जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन हुआ है, जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हुआ है, तो जो छोटी कंपनियां हैं, मिड कैप टाइप की कंपनियां हैं, जो स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हैं, वहां पर भयंकर गिरावट हुआ है। तो जो एसएमई कंपनियां हैं यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा गिरावट हुआ है। तो ये भी चीज़ है कि जो वैल्यूएशन है वो पिछले 1 सालों में जिस तरीके से ग्रोथ हुआ था इस सेक्टर में, इन छोटी कंपनियों में, खास करके एसएमई कंपनी जो भागी हुई थी, उनमें काफ़ी करेक्शन आया है। तो स्टॉक पी वाइज आज के दौर में हम देखने जाएं तो जो छोटी कंपनी है, जो स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, जो एसएमई कंपनी है, इनका वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा खासा हो गया है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा 1 करोड़ का, यानी कि दोस्तों पूरी तरीके से डेप्थ फ्री कंपनी नज़र आती है। 1 करोड़ का कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इनके पास 152 करोड़ का रिजर्व भी है। प्रमोटर के पास 60% का पोजीशन है, लेकिन हम ध्यान देंगे तो प्रमोटर इस कंपनी में अपना पोजीशन घटाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अभी निचले स्तर पर जो ये कंपनी आई है उसको देखकर इन्होंने इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से ये अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए हैं उसको देखकर थोड़ा सा हमें चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा। 13वीं कंपनी को हम देखेंगे, इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज लिमिटेड। तो ये कंपनी एक B2B प्लेटफॉर्म चलाती है जहां कंपनीज को एक्सपर्ट यानी कि कंसल्टेंट्स प्रोफेशनल्स मिलते हैं। और सिंपल शब्दों में समझने जाएं तो ये कंपनी और एक्सपर्ट को कनेक्ट करने का जो बिजनेस होता है उसको ये करती है। जैसे नॉलेज मार्केट प्लेस, यानी कि दोस्तों बिजनेस मॉडल यूनिक है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर ऐसे मॉडल ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इसलिए पूरे मोनोपोली इनका बिजनेस नहीं है, लेकिन निश काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। खास करके इंडिया में इनका जो ये निश है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मोस्टली इनका बिजनेस जो है वो B2B प्लेटफॉर्म पर ही चलता है। सेल्स में देखेंगे, नेट प्रॉफिट में देखेंगे, ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 19 का है, लेकिन इसका पी देखेंगे तो 23 का है। अच्छी बात यह है कि पिग रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड ये कंपनी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस कंपनी के पास रिजर्व 0 है और रिजर्व 52 करोड़ का है और कर्जा इस कंपनी के पास 0 है, यानी कि एक अच्छी बात है। अगर इसका प्रमोटर के पास होल्डिंग देखेंगे तो 51% का होल्डिंग है। और हम इसका अगर ध्यान से देखेंगे तो डीआईस जो इस कंपनी में है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर भी बनता है कि छोटी कंपनी में डीआईस को क्या नजर आ रहा है, जो डीआईस लगातार अपना पोजीशन इंक्रीज करते हुए हमें दिख रहे हैं। 14वीं कंपनी को हम देखेंगे तो क्रायोजेनिक ओजीएस लिमिटेड। तो ये कंपनी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के लिए जो मेजरमेंट और इक्विपमेंट सिस्टम्स होते हैं उनको बनाती है, उसी में इनका बिजनेस है। जैसे फिल्टरिंग, प्रेशर रिडक्शन, डोसिंग, ब्लेंडिंग। तो ये भी सेक्टर फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। इनका भी हम सेल्स देखेंगे तो सेल्स में हमें ग्रोथ नजर आएगा, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आएगा। मार्केट कैप छोटा है और अभी हाल फिलहाल रिसेंट में ये कंपनी लिस्ट हुई। जब मार्केट में इतना प्रेशर है, उस प्रेशर में इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो पिग रेशियो के हिसाब से देखने जाएंगे तो इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक जगह पर है, ये भी चीज़ आप समझ सकते हो। इंडस्ट्री का पी 28 का है और इस कंपनी का पी भी इंडस्ट्री के पी के आसपास का है, बिकॉज जो ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां लिस्ट अभी तक हुई नहीं है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा 0 करोड़ का है, यानी कि ये एक अच्छी बात बन जाती है कंपनी के लिए। प्रमोटर के पास, एफआईज और डीआईज के पास, सबके पास हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डीआईज और एफआईज दोनों ने अपना जो पोजीशन है वो हल्का किया, यानी कि प्रॉफिट बुक यहाँ पर किया है। खरीदा किसने है तो खरीदा पब्लिक ही ने है। और जब किसी भी कंपनी में पब्लिक खरीदारी करते हुए नजर आए तो वहाँ पर हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। 15वीं कंपनी को अगर हम देखने जाएंगे, पीएनजीएस गार्गी लिमिटेड। तो इनका बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फैशन है और ज्वेलरी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। और जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गए, जो है ना अपना जो रिटेल्स स्टोर्स हो गए, इनके पास कई सारे रिटेल्स स्टोर्स भी है और ऑनलाइन भी इनका बिजनेस
इस सेक्टर में फैला हुआ है। तो इस कंपनी पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं बिकॉज इनका जो सेल्स है ये लगातार क्वार्टर में ग्रो किया है। सितंबर 2023 में 11 करोड़ का सेल्स था, वहीं पर दिसंबर 2025 में ये सेल्स बढ़कर 46 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट देखेंगे, सितंबर 2023 में 2 करोड़ का था, दिसंबर 2025 में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 11 करोड़ का हो गया। यानी कि जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का लगातार ग्रो करता हुआ नजर आया है। मार्केट कैप छोटा है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए जिस तरीके से इंडिया में कंजप्शन स्टोरी है उसको देखते हुए इस कंपनी पर हम पैनी नजर रख सकते हैं बिकॉज ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर फ्यूचर में काफी बड़ा मतलब काफी विशाल बनने का दमखम रखता है। और एक इंटरेस्टिंग ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग भी करती है। ये भी इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है, इस कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट बनता है। पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो आज के दौर में इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है ये सस्ता हो सकता है, लेकिन हम इंडस्ट्री के पीस देखेंगे तो इसका जो वैल्यूएशन है ये ज़्यादा है। अच्छी बात ये है कि कंपनी का अगर हम आरओसी और आरओई देखने जाएंगे तो काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है उसका यूज़ काफ़ी अच्छा खासा कर रही है और वहाँ से अच्छा पैसा जनरेट कर रही है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है और प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन बना हुआ है। और 16वीं कंपनी को हम देखेंगे विजिन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ये कंपनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटल और लीजिंग बिजनेस में काम करती है और इसी में इनका जो बिजनेस है ये फैला हुआ है। जैसे ओला उबेर गाड़ी रेंट पर देते हैं वैसे दोस्तों ये कंपनी हैवी जो मशीन्स होते हैं उनको रेंट पर देती है और इसी में इनका मोस्टली बिजनेस है और यूनिक बिजनेस टाइप है। तो ये भी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए कि ऐसे बिजनेस जो होते हैं जिनके पास मोट बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो थोड़ा वहाँ पर हमें सावधान भी रहना चाहिए। सेल्स देखेंगे, अच्छी बात ये है कि सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ नज़र आ रहा है। मार्केट कैप कंपनी का 703 करोड़ का है। अगर प्लेज देखेंगे वो शेयर प्लेज नहीं है। वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो इसका जो वैल्यूएशन है वो इंडस्ट्री के पी के आसपास का है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी इस कंपनी में बनाता है वो ये है कि रिजर्व इस कंपनी का 160 करोड़ का है और 299 करोड़ का कर्जा भी है। यानी कि कर्जा काफ़ी ज़्यादा है और एफआईज और डीआईज के पास पहले इसमें हिस्सेदारी हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में एफआईज और डीआईज अपना पोजीशन हल्का करते हुए नजर आए हैं। लेकिन प्रमोटर के पास जो हिस्सेदारी है 70% के आसपास का है, यानी प्रमोटर के पास काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग बनी हुई है। 17वीं कंपनी को अगर हम देखने जाएंगे तेजस कार्गो इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में काम करती है। मतलब दोस्तों ये पूरे इंडिया में माल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर बाई रोड के थ्रू आउट ट्रांसपोर्ट करती हुई नजर आती है और इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ये नजर आती है। तो हम इस कंपनी पर भी नजर रख सकते हैं। सेल्स में नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। पिग रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड ये कंपनी हो सकती है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा ज़्यादा है तो रिस्क का फैक्टर ज़्यादा है और प्रमोटर के पास जो पोजीशन है ये 74% का है। लेकिन ध्यान देंगे तो प्रमोटर ने अपना जो पोजीशन है ये बढ़ाया है। एफआईज को देखेंगे तो एफआईज के पास भी 12% के आसपास का पोजीशन है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बनता है। यानी कि दोस्तों हमें इस कंपनी पर भी नजर रखनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। 18वीं कंपनी को देखेंगे नेसस फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में काम करती है। मतलब ये कंपनी है ये कंपनीज और क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट फंडिंग और एडवाइजरी सर्विस देती है। तो इनका भी बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई सारे जो एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनियां हैं जैसे उनका बिजनेस होता है वैसे ये भी कंपनी बिजनेस करती है। और जिस तरीके से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है इंडिया में, मतलब जिस तरीके से इंडिया में ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसको देखते हुए आने वाले वर्षों में हम इस सेक्टर में रिसर्च कर सकते हैं बिकॉज ये सेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर बनता है। सेल्स देखेंगे, सेल्स में काफ़ी ह्यूज ग्रोथ हमें देखने को मिलती बिकॉज जून 2024 में इनका जो सेल्स 14 करोड़ का हुआ करता था, दिसंबर 2025 में बढ़कर वो 225 करोड़ का हो गया। और ऐसा ग्रोथ जो छोटी कंपनियां होती है वहां पर ही यहाँ पर ही देखने को मिलता है। जो नेट प्रॉफिट इनका 8 करोड़ का था वो 21 करोड़ का हो गया। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए जो ओपीएम 77% का था वो घटकर 19% का हो गया। यानी कि इनका सेल्स तो बहुत ज़्यादा ग्रो किया है लेकिन इन्होंने अपना जो मार्जिन है उसको कम करके बेचा है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए।
तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो छोटा है, और इस कंपनी का प्लेज देखेंगे तो 21% 31% के आसपास का शेयर प्लेज है, तो ये बिगेस्ट रिस्क बन जाता है। आरओसी आरओई देखेंगे तो स्ट्रांग हमें देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो इस कंपनी का पी 12 के आसपास का है, और 201 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा 268 करोड़ का, यानी कि इसके पास जो कर्जा है ये ज़्यादा है, तो ये भी एक रिस्क वाला फैक्टर बनता है। प्रमोटर के पास 73% का पोजीशन है, ये एक अच्छी बात है। इनफैक्ट दोस्तों अगर प्रमोटर को हम देखने जाएंगे तो प्रमोटर ने अपना जो पोजीशन है ये छोटा सा ही सही लेकिन बढ़ाया है। बाकी एफआईज और डीआईज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है, पहले इनके पास हिस्सेदारी हुआ करती थी, वो आज के दौर में घटती हुई नजर आई है। जब किसी भी कंपनी में एफआईज और डीआईज घटते हुए नजर आए तो थोड़ा हमें चौकन्ना वहां पर रहना चाहिए। 19वीं कंपनी को देखेंगे, उत्सव सीजेड गोल्ड ज्वेल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है, और इसी में इनका बिजनेस है। स्पेशली सीजेड जो कंपनी है अमेरिकन डायमंड्स ज्वेलरी बनाती है, और आसान भाषा में दोस्तों समझे तो ये कंपनी असली गोल्ड प्लस जो डिजाइनर ज्वेलरी होते हैं उनको बनाकर होलसेल और एक्सपोर्ट मार्केट में अपना बिजनेस फैलाती हुई दिखती है। सेल्स कंपनी का ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है, मार्केट कैप छोटा है, पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। अच्छी बात यह है कि कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। वहीं पर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 21 के आसपास का है, वहीं पर इस कंपनी का वैल्यूएशन 11 के आसपास हमें देखने को मिलता है। और इसमें रिस्क वाली रिस्क की बात करें तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा ज्यादा है, तो ये बिगेस्ट रिस्क भी इस कंपनी में बनाता है। वहीं पर दोस्तों 20वीं कंपनी को देखेंगे, जीपी इको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी सोलर पैनल्स और सोलर इक्विपमेंट का बिजनेस करती है। मतलब दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग करती है प्लस ट्रेडिंग करती है, यानी कि दोनों में इनका बिजनेस होता हुआ दिख रहा है। सेल्स नेट प्रॉफिट दोनों जगह पर हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। मार्केट कैप छोटा है, पिग रेशियो के हिसाब से यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 26 का है, लेकिन इस कंपनी का वैल्यूएशन 28 का है, यानी इसका जो पी है ये इंडस्ट्री से ज़्यादा है, यानी कि थोड़ा रिस्क का फैक्टर बनता है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो ज़्यादा है, और ये भी एक रिस्क वाला फैक्टर ज़रूर बन जाता है। प्रमोटर के पास 61% का पोजीशन है, एफआईज डीआईज है नहीं। जब किसी भी कंपनी में एफआईज डीआईज नहीं रहते हैं तो वहाँ पर रिस्क होता है, लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं, जो एसएमई कंपनियां होती हैं, यहाँ पर हमें एफआईज और डीआईज बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इस कंपनी में एफआईज डीआईज ना के बराबर है, और जो पोजीशन बचता है प्रमोटर के अलावा वो पब्लिक के पास है, यानी कि जो मोस्टली हिस्सा है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास हमें देखने को मिलता है। वहीं पर 21वीं कंपनी को अगर हम देखने जाएंगे, असरफी हॉस्पिटल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब दोस्तों पेशेंट्स को ट्रीटमेंट और मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो देती है। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां अलग अलग जो डिसीज़ होते हैं उसका ट्रीटमेंट होता है। और ये भी सेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए बनता है बिकॉज जो इंडिया है आज के दौर में यंग इंडिया है। फ्यूचर में जिस तरीके से इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा, जिस तरीके से पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन है ये ओल्ड होंगे, तो और भी डिसीज होंगे, और भी बीमारियां आएंगी। तो जो ये हॉस्पिटल वाला सेक्टर है ये काफ़ी एक ऐसा सेक्टर है जो स्लो तो हो सकता है लेकिन ग्रो करता हुआ नज़र आ सकता है, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये सेक्टर ग्रो कर सकता है। तो आप हॉस्पिटल सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आपको इस सेक्टर में कोई छोटी कंपनी पर रिसर्च करना है तो आप इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हो। मार्केट कैप देखने जाओगे तो 390 करोड़ का है। अगर हम इस कंपनी का अगर हम पी देखेंगे तो 23 का है, और इंडस्ट्री का पी 43 का है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज इसका जो पी है ये इंडस्ट्री के पी से निचले स्तर पर आया है। तो हम इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसका कोई शेयर प्लेज नहीं। हालांकि दोस्तों जो हॉस्पिटल वाला सेक्टर होता है यहाँ पर पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हॉस्पिटल खड़ा करना, वहाँ पर मशीनरी लगाना बहुत खर्चे का काम है। तो यहाँ पर कई सारी कंपनियाँ ऐसी होती है इस सेक्टर में जो प्लेज भी अपने शेयर को कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। लेकिन ग्रोथ के हिसाब से देखने जाएंगे तो ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी फेयर वैल्यूड हो सकती है, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। और रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी कम नज़र आएगा, लेकिन 49 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा 34 करोड़ का है। 62 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा 49 करोड़ का है। तो ये चीज़ आप जानिए कि कर्जा कम तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है।
प्रमोटर के पास 61% का पोजीशन देखने को मिलेगा, या फाइज डीआईज है नहीं, बाकी का जो पोजीशन है वो पब्लिक के पास हमें देखने को मिलता है। 22वीं कंपनी के बारे में बात करें, बॉन्दादा इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो ये कंपनी इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में काम करती है और मेन फोकस इनका जो सोलर ईपीसी और टेलीकॉम इंफ्रा है इसी पर है। तो सिंपल शब्दों में दोस्तों समझने जाएं तो सोलर प्लांट्स लगाना हो या टेलीकॉम टावर का काम हो, ये कंपनी एंड टू एंड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करती हुई हमें मतलब उसी में सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। सेल्स इसका भी नेट प्रॉफिट देखेंगे और सेल्स देखेंगे, दोनों जगह पर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्केट कैप जो अब मैंने इन कंपनियों जो सभी कंपनियों को हमने आज देखा उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप है तो जो बॉन्दादा कंपनी है इसका है, बिकॉज इसका मार्केट कैप 3645 करोड़ का है और पिग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। लेकिन हम ध्यान देंगे कि जो इंडस्ट्री का पी है वो 17 का है और इस कंपनी का जो पी है वो 18 का है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो इंडस्ट्री के पी के आसपास ही ये कंपनी खड़ी हुई है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 61% का पोजीशन है, यानी कि दोस्तों प्रमोटर को अपनी कंपनी पर काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आता है। बाकी एफआईडीआई इस कंपनी में ना के बराबर है। 37% का पोजीशन पब्लिक के पास हमें देखने को मिलता है। 23वीं कंपनी को हम देखेंगे तो इस कंपनी का नाम एप्टस फार्मा लिमिटेड है और ये कंपनी फार्मा सेक्टर में मार्केटिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है और उसी में इनका बिजनेस है। मतलब दोस्तों दवाई बनाती नहीं है बल्कि ये कंपनी बेचती है। तो जो ये कंपनी है दूसरी कंपनीज मेडिसिन जो बनाती है उनको ये एप्टस फार्मा उन्हें मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल्स करती है। एसेट लाइट बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर पर डिपेंड बहुत ज़्यादा इसका नहीं है और ब्रांडिंग और सेल्स नेटवर्क पर भी इस कंपनी का हम ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो कोई भी कंपनी होती है जो अपना ब्रांडिंग पर फोकस नहीं करती है तो इसका मतलब है कि मोट इस कंपनी में काफ़ी कम नज़र आता है। लेकिन लाइट एसेट बिजनेस है तो हम इस पर भी रिसर्च तो मतलब एटलीस्ट कर ही सकते हैं। सेल्स देखेंगे, सेल्स में ग्रोथ नज़र आएगा, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ नज़र आएगा, मार्केट कैप छोटा है और इंडस्ट्री का वैल्यूएशन देखेंगे तो 28 का है लेकिन इसका जो पी है ये 70 का है और 70 का वैल्यूएशन होना काफ़ी महंगा हो सकता है। ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। अगर फ्यूचर में इसका ग्रोथ स्लो होता है, फ्यूचर में जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन इनके निवेशक करके बैठे हैं, अगर उसको ये कंपनी फुलफिल नहीं करती है तो गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। किसी भी कंपनी का जब वैल्यूएशन इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा हो तो वहाँ पर जो उसका वैल्यूएशन है ये कूल डाउन होने का खतरा हमेशा बना रहता है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है बिकॉज दोस्तों छोटी कंपनी है। प्रमोटर के पास देखेंगे तो अच्छा खासा पोजीशन देखने को मिलता है। एफआईज और डीआईज पहले थे, आज के दौर में बेचकर निकल चुके हैं, यानी कि प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए हैं। और खरीदा किसने? तो खरीदने वाले पब्लिक है। तो जब पब्लिक किसी कंपनी में खरीदती है तो वहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। और 24वीं कंपनी को अगर हम देखने जाएंगे वुमेन कार्ड लिमिटेड, तो ये कंपनी वुमेन फोकस्ड ई कॉमर्स और रिटेल प्लेटफॉर्म पर इनका मतलब उसी सेक्टर में ये इनका फोकस है जहाँ पर क्लोथिंग, ज्वेलरी, मेकअप और एक्सेसरीज जो होते हैं वो बेचती है। तो ये एक तरह का ऑनलाइन स्टोर्स है जहाँ सिर्फ वुमेन प्रोडक्ट के लिए मतलब वुमेन प्रोडक्ट जो होते हैं उसको ही बेचा जाता है। तो ये भी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है बिकॉज जो वुमेन्स होते हैं उनको जो कोई मतलब उनको जो पसंद आता है वो बार बार उसी जगह पर शॉपिंग करना पसंद करती है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है, मार्केट कैप बहुत छोटा है, इसका मतलब है कि रिस्क इस कंपनी में बहुत ज़्यादा बन जाता है। बिकॉज 156 करोड़ का अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप हो, इसका मतलब है कोई भी निवेशक आता है, बड़ा निवेशक आता है तो इस कंपनी को भगा भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो ये भी चीज़ आप जानिए कि रिस्क इस कंपनी में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है तो ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर के पास 42% का पोजीशन है, लेकिन हम ध्यान देंगे तो प्रमोटर जो है वो लगातार अपना पोजीशन घटाते हुए नजर आए थे। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर ने अपना पोजीशन बढ़ा मतलब पिछले क्वार्टर में ये प्रमोटर अपना पोजीशन बढ़ाए थे, लेकिन इस क्वार्टर में जो प्रमोटर हैं वो अपने हिस्से को कट करते हुए नजर आया, यानी कि अपना पोजीशन हल्का करते हुए नजर आया। यानी कि यहाँ पर प्रमोटर ट्रेडिंग भी अपनी कंपनी में करते हुए हमें दिख रहे हैं। एफआईज और डीआईज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 51% का पोजीशन है। यानी कि जब किसी भी कंपनी में पब्लिक 51% का पोजीशन होल्ड करके बैठे
तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है वहाँ पर। दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो कमेंट बॉक्स में वाई लिखकर ज़रूर बताइए ताकि हम समझ सके कि आप लंबी वीडियो भी देखना पसंद करते हो। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी बन चुकी है, इसलिए जो 25 कंपनियां और बची हुई है इनको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में इन कंपनी को लाया जाएगा। ये भी चीज़ आप दोस्तों ध्यान दीजिए, बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ी ऑलरेडी बन चुकी है। और 25वीं कंपनी को हम देखेंगे खजांची ज्वेलर्स लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है। और गोल्ड एज ज्वेलरी वाला जो सेक्टर है इसी में ये कंपनी काम करती है। सेल्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे, हमें सेल्स में नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। और इस कंपनी का प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है। इंडस्ट्री का पी 21 का है और इसका पी भी कंपनी का 21 के आसपास का है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो इंडस्ट्री के पी के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अच्छी बात ये है कि जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है उसको देखकर इसका जो वैल्यूएशन है ये सस्ता हो सकता है। रिजर्व 244 करोड़ का है और कर्जा इस कंपनी के पास 60 करोड़ का है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, तो ये भी एक अच्छी बात ज़रूर बनती है। और कंपनी के पास जो कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास 74% का पोजीशन है। और जब किसी भी कंपनी में प्रमोटर के पास 74-75% का पोजीशन देखने को मिलता है, इसका मतलब है कंपनी को जो प्रमोटर है उनको अपनी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। तो हम इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हैं और हम देखेंगे जो डीआईज है ये लगातार छोटा सा हिस्सा सही, लेकिन डीआईज भी अब इस कंपनी में खरीदारी करते हुए नजर आया है, लेकिन इतना कम हिस्सा डीआईज के पास है उसको देखकर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर के पास और पब्लिक के पास ही देखने को मिल रहा है। और दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट स्पेशल एडवाइजर, कुछ बार करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों दिन ही को कॉल लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। मिलते दोस्तों किसी नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।